हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये है सेकंड लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और हाँ, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे हम पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। ठीक है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल गोनैड्स। ठीक है। और मेल गोनैड कौन है? मेल गोनैड है टेस्टिस। तो टेस्टिस कितना पाया जाता है मेल में? दो पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि वन पेयर टेस्टिस पाई जाती है मेल में। टेस्टिस होता क्या है? टेस्टिस एक स्कोट्रम सैक होता है। ठीक है। ये स्कोट्रम सैक है, इसमें एक टेस्टिस देख रहे हैं आप, ये टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक। जो टेस्टिस होती है वो इस स्कोट्रम से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है। कॉर्ड से अटैच होता है और इसको हम लोग बोलते हैं गुबरनेकुलम। ठीक है। जो कि टेस्टिस को क्या करके रखता है, ये यहाँ पे बाइंड करके अटैच करके रखता है। ये है स्पर्मेटिड कॉर्ड। और ये स्पर्मेटिड कॉर्ड जो होता है आगे जाके ये एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होता है। ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी से स्पर्मेटिड कॉर्ड अटैच होता है और ये गुबरनेकुलम उस टेस्टिस को बाइंड करके अटैच करके रखता है। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। मीन्स की जो मेल होते हैं, मेल का जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है, तो उससे वो बाहर होता है। और ऐसा क्यों होता है? ये बॉडी से बाहर क्यों होता है? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें इसी टेस्टिस में क्या बनता है? इसी टेस्टिस में स्पर्म बनता है। ठीक है। और स्पर्म बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है टेस्टिस में और उसको चाहिए टेम्परेचर लो। हमारी बॉडी का एक्चुअली टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए होता है इस स्पर्म को बनाने के लिए। इसीलिए ये क्या होता है, मेल के बॉडी से, मेल के एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है? बाहर होता है। तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। इसलिए ये क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है और वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है। तो ये कितना होता है? वन पेयर होता है। ठीक है। और अगर इसकी लेंथ की हम बात करते हैं तो इसका लेंथ कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। ये टेस्टिस कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। और इसकी विड्थ की बात करते हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। देखिए कितना छोटा है। ठीक है। और यहाँ पे 3 मिलियन से ज्यादा ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब स्कोट्रम की बात करते हैं। जो स्कोट्रम है, इसी स्कोट्रम में टेस्टिस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये स्कोट्रम टेस्टिस को क्या करता है? कैरी करके रखता है, जो कि क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो टेम्परेचर मेंटेन होगा किस लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है बॉडी के टेम्परेचर से, इसीलिए कम चाहिए होता है, इसलिए बॉडी कैविटी के बाहर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक टेस्टिस की डायग्राम देखते हैं। ठीक है। तो ये है टेस्टिस। ठीक। और टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे घर होता है, रूम होता है, वैसे ही वो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब। ठीक है। क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब। और ये टेस्टिक्यूलर लोब की अगर बात करें तो एक टेस्टिक्यूलर लोब में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है। ये जो दिख रहा है रेड कलर वाला, ये 1, ये सेकंड और ये थर्ड। 1 से 3 टेस्टिक्यूलर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है अगर एक टेस्टिक्यूलर लोब की बात करते हैं तो। और टेस्टिक्यूलर लोब होता है 250। ठीक है। तो 250 टेस्टिकुलर लोब में ये एक लोब की अगर बात करते हैं तो 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। और अगर एक टेस्टिस की बात करते हैं तो एक टेस्टिस में
250 से 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आके ओपन होता है रेटेड टेस्टिस में। ठीक है, ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये रेटेड टेस्टिस में ये आके ओपन होता है और ये रेटेड टेस्टिस फिर आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर खोलता है। ठीक है, ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं वास इफ्रेंसिया। तो ये टेस्टिकुलर लोब, एक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मीट करता है यहाँ पे रेटेड टेस्टिस में, मतलब ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं और यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। और ये रेटेड टेस्टिस से फिर से ये यहाँ से निकलते हैं जो ग्रीन वाला दिख रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं वास इफ्रेंसिया। और ये वासा इफ्रेंसिया क्या होता है, कहाँ पे ओपन होता है, इस इपिडिडाइमिस में। इसको हम लोग बोलते हैं इपिडिडाइमिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इपिडिडाइमिस है। और इपिडिडाइमिस ये कहाँ ओपन होता है, ये वास डिफरेंस, ये इपिडिडाइमिस। तो यहाँ पे स्पर्म बना, फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का और यहाँ से ये कहाँ गया, रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस से कहाँ गया, वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया से कहाँ गया, इपिडिडाइमिस में और इपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा, ये वासा डिफरेंस में। अभी हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तब और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। ओके, देखिए यहाँ पे समझिए, अगर टेस्टिस की बात करते हैं तो देखिए ईच टेस्टिस मतलब प्रत्येक टेस्टिस क्या करती है, उसमें प्रत्येक टेस्टिस में 250 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो 250 जो लोब्स होते हैं, उसी लोब्स में अगर एक लोब की बात करते हैं तो ईच लोब में क्या होता है, ये 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और क्वाइल्ड होते हैं, ये क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं और ज्वाइन होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, रेटेड टेस्टिस फॉर्म करते हैं। और जब ये रेटेड टेस्टिस फॉर्म हो जाता है तो ये खुलता है वासा इफ्रेंसिया में, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वासा इफ्रेंसिया है। ये रेटेड टेस्टिस किस में खुलता है, वासा इफ्रेंसिया में। तो पहला क्या था, ये हमारा लोब्यूल था। ठीक है, उस लोब्यूल में ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसमें खुला, रेटेड टेस्टिस में खुला। रेटेड टेस्टिस किसमें खुल रहा है, रेटेड टेस्टिस खुल रहा है वासा इफ्रेंसिया और ये वासा इफ्रेंसिया किसमें खुल रहा है, ये इपिडिडाइमिस में। और ये इपिडिडाइमिस जो होता है वो किसमें खुलता है, वास डिफरेंस में। अगर हम इपिडिडाइमिस की बात करते हैं तो इसमें भी 3 पार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग कैपुट, कार्पस और क्वाडा में डिवाइड कर देते हैं इस स्ट्रक्चर को। अब यहाँ तक तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, यहाँ पे वास डिफरेंस तक मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है जो यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसके आगे का डायग्राम बनाते हैं ताकि यहाँ पे आप लोग को क्लियर समझ में आए। तो ये जो पोर्शन था ये टेस्टिस किसमें था, इस स्कोट्रम सैक में था। इस स्कोट्रल सैक में टेस्टिस क्या है, प्रेजेंट है। ऐसे ही दूसरे टेस्टिस इसी तरीके से स्कोट्रल सैक में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। उसके बाद ये पाइप देखेंगे कि जो ये वास डिफरेंस है वो कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है। तो यहाँ से स्पर्म बनेगा और बनने के बाद ये इस रास्ते से जाते हुए 1 2 3 4 5 6 इस रास्ते से जाते हुए यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से कहाँ पहुंचता है, इसको यहाँ पे देखते हैं, दूसरे वाले डायग्राम में देखते हैं। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, हम इससे पहले वाला जो डायग्राम बनाए थे वहां पे हम देखे थे कि इपिडिडाइमिस में स्पर्म आ रहा है और ये फिर स्पर्म कहाँ जा रहा है, ये वास डिफरेंस होते हुए कहाँ पे जा रहा है, ये वास डिफरेंस होते हुए इस वाले डक्ट में खुलेगा। ठीक है, और इस डक्ट में खुलेगा तो यहाँ पे
ये सेमिनल वेसिकल है, ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेमाइनल वेसिकल है, जो कि दो होता है, वन पेयर होता है। और ये सेमाइनल वेसिकल्स और ये पोस्टेड जो ग्लैंड दिख रहा है, इस पोस्टेड ग्लैंड से यहाँ पे कुछ मिल्क लाइक सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दूध की तरह। और वो क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है इस स्पर्म के साथ, ठीक है। ये जो इसमें रेड रेड बनाए हैं हम, ये स्पर्म है, और ये स्पर्म कहाँ पे आ रहा है, वो इस डक्ट में आ रहा है। और इस डक्ट में ये सेमाइनल वेसिकल से लिक्विड लाइक मिल्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे सबस्टेंस यहाँ पे जा रहा है और यहाँ मिक्स हो रहा है। फिर पोस्टेड ग्लैंड से मिल्क लाइक सबस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे मिक्स हो रहा है, और तब जाके ये बन जा रहा है सीमेन। जब स्पर्म और ये मिल्क लाइक सबस्टेंस जब मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस डक्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट, ये इस डक्ट से क्या होगा, कहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे ये हम दिख रहे हैं टिप ऑफ पेनिस जिसको बोलते हैं, इसी को हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं। इसके थ्रू ये क्या करेगा, यूरेथ्रा मियोटिस के थ्रू ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक ही पाथवे होता है जिससे सीमेन और यूरिन दोनों पास आउट होते हैं, ठीक है। मेल में एक ही पाथवे होता है जहां से सीमेन और यूरिन दोनों पास हो। और ये क्या है, फोर स्किन है, ठीक है, जो स्किन होती है इसको हम लोग उसके ऊपर, इसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, या इसी को हम लोग प्रीप्यूशियल ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसी का तीसरा नाम है टाइसन्स ग्लैंड, ठीक। और ये स्किन जो होती है ना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब कि इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इसको जो मुस्लिम लोग होते हैं उसमें इसको हल्का सा स्किन को कट कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोमोट करता है, तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अब हम एक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक। पेनिस जो होता है वो पेनिस इरेक्टाइल हो जाता है, सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, किस केस में, जब मेल एग्रेसिव होते हैं। तो मेल एग्रेसिव होते हैं तो जो पेनिस है वो स्ट्रेट हो जाता है, टाइट हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर कार्पोरा कार्बिनोसा, ठीक है, या एंड दूसरा क्या है, कार्पस स्पोर्बियोसम। ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। और इसी इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से, जिसका नाम है कार्पोरा कार्बिनोसा और दूसरा है कार्पोरा स्पॉन्गियोसम, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, और इसी टिश्यू की वजह से ये पेनिस क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, जो टेस्टिस हम देखे थे, और टेस्टिस में हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखे थे, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्पेस पाया जाता है, और उसको स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में एक टाइप की सेल्स पाई जाती है, और उसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, या उसी को बोलते हैं हम लोग लीडिंग सेल्स। यहाँ पे हम देखते हैं इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें दो तरह के सेल्स वही होते हैं, एक जर्म सेल प्रेजेंट पाया जाता है और दूसरा सर्टोली सेल्स पाया जाता है। ये जर्म सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और यही स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। यहाँ पे स्पर्म का क्या कराता है, फॉर्मेशन कराता है, स्पर्म बनता है स्पर्मेटोगोनिया से। और ये जो सर्टोली सेल्स है, ये सेल्स क्या करता है, इसको स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सीमेन है, सीमेन किस चीज से बना हुआ है, और पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और क्या है वो, कि सीमेन जो है, सीमेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सीमेन का फॉर्मेशन कराने में, सीमेन बनने में, उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हम देखे थे कि वहां पे सेमाइनल फ्लूइड का और पोस्टेड ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन था। ये दोनों क्या कर रहे थे, एक मिल्की लाइक सबस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, मिल्क लाइक, और वो सबस्टेंस इस स्पर्म के साथ मिक्स होके वो सीमेन का फॉर्मेशन कर दे रहा था। तो जो सेमाइनल फ्लूइड होता है, और ये क्या करता है, कॉपर्स ग्लैंड या इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ये क्या करता है, ये जो फीमेल होती है उसका जो वेजाइनल
ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसका जो वेजाइनल का इन्वायरमेंट होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एसिडिक होता है वो, और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और क्या करता है, वहां पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, जो कि यूरेथ्रा में ये ओपन होता है, और यहाँ पे ये सीमेन का फॉर्मेशन में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन सीमेन का फॉर्मेशन में इन दोनों का होता है, पोस्टर ग्लैंड का और सेमेनल फ्लूइड का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 60% फ्लूइड होता है सीमेन का। सीमेन का जो 60% फ्लूइड होता है वो सेमाइनल फ्लूइड होता है। और उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या कंटेन करता है, उस सेमाइनल फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और एल्कनिन फ्लूइड होता है उस सीमेन में। ये सारी चीज होते हैं। अगर हम प्रोस्टाग्लैंड की बात करते हैं तो ये 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। और 25% ऑफ सीमेन उस प्रोस्टाग्लैंड से मिक्स होता है। स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8। तो सीमेन का ये 25% यहाँ से ये सबस्टेंस मिक्स होता है। और ये क्या कंटेन करता है, इसमें क्या होता है, इसमें साइट्रिक एसिड, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिनोलाइजिन और सेमाइनोप्लाज्मिन, ये सारे चीज पाए जाते हैं। जो फाइब्रिनोजेन है और जो सेमाइनोप्लाज्मिन है, ये क्या करने का काम करता है, ये करता है क्लॉटिंग ऑफ सीमेन इन वेजाइना। जो वेजाइना होता है, जो फीमेल का वेजाइना होता है, उसमें ये क्या करता है, फीमेल जो सीमेन है, सीमेन को क्लॉट करा देता है, क्लॉट कराने का काम करता है। जबकि अगर हम फाइब्रिनोलाइजिन की बात करते हैं, ये क्या करता है, ये उस सीमेन को लिक्विफाई करने का काम करता है, तरल पदार्थ की तरह पतला बनाता है, गाढ़ा पतला बनाता है, ताकि ये आराम से स्पर्म रिलीज हो पाए फीमेल के जेनेटेलिया में, फीमेल के वजाइना में। तो ये लिक्विफाई कराने का काम करता है फाइब्रिनोजन। क्या बहुत ही बड़ा रोल है। वही हम कॉपर्स ग्लैंड की बात करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है सीमेन का फॉर्मेशन में। इसका मेन काम क्या होता है, ये जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, जब एग्रेसिव होते हैं लोग, जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो उस टाइम ये क्या होता है, उस टाइम ये वहां से कुछ लिक्विड सिक्रेट होता है, ये लिक्विड सिक्रेट करता है। और वो लिक्विड क्या होता है, एल्कलाइन म्यूकस जिसको हम बोलते हैं। और वो क्या करता है, एल्कलाइन म्यूकस, वो जो मेल का यूरेथ्रा है, ठीक है, और जो फीमेल का वेजाइना है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडियम होता है वहां पे, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज करता है इसलिए ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से फीमेल के वेजाइना में जा पाए, रास्ता क्लियर करने का काम करता है। अब पहले लुब्रिकेशन का काम वही होता है, पहले सीक्रेट होता है एक तरल पदार्थ, और वो क्या होता है, वो कौन सीक्रेट करता है, कॉपर्स ग्लैंड करता है। और उसके सीक्रेशन के बाद फिर जब मीडियम वहां पे न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर वहां पे क्या होता है, स्पर्म आराम से क्या करता है, पास कर पाता है, जा पाता है। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज देखते हैं, जो सीमेन है उसी चीज को यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसमें फ्लूइड प्लस स्पर्म से बना हुआ है। बहुत लोग जान नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, सीमेन और स्पर्म क्या होता है, ठीक है। तो जो जो लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर है, जो ठीक है, जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, तरल पदार्थ जिसको हम बोल सकते हैं, वो कैसा है, वो क्या है, वो 90% पाया जाता है, जो इन दोनों से मिलता है, हमको मिल रहा है। और उसमें पाया जाता है स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म क्या इसमें नहीं पाया जाता, ये स्पर्म 10% होता है, जो कि टेस्टिस बनाती है। इस टेस्टिस से फॉर्मेशन हो रहा था इस स्पर्म का। और जब ये स्पर्म आ रहा था तो यहाँ पे ये सेमिनल फ्लूइड और पोस्टेट ग्लैंड दोनों मिल्की लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि 90% होगा। और 90% और ये 10% दोनों मिक्स होके ये 100% स्पर्म सीमेन बन जाता है। अब इसको सीमेन बोलते हैं। और सीमेन में ही यहाँ पे देखते हैं, ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, ये लिक्विड है, ठीक है, जिसको हम फ्लूइड बोलेंगे। और इसमें ये क्या है, इसमें ये स्पर्म है, इसमें ये स्पर्म है जो कि मूव करता रहता है।
तो ये था ओवरऑल हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे बहुत डीपली कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, टू टाइप ऑफ सेल्स। तो पहला सेल कौन सा था? पहला सेल हम देखे थे कि स्पर्मेटोगोनिया था, जिसको हम लोग मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, और दूसरा सेल था सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग मेल जर्म सेल बोलते हैं। और एक सेल पढ़े थे हम, ये क्या करता है स्पर्मेटोगोनिया? ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है, स्पर्म बनाता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा सेल था सर्टोली सेल, सर्टोली सेल क्या था? वो क्या कर रहा था? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। वहां पे हम ये देखे थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, जिसको हम मेल जर्म सेल बोलते हैं, उसमें क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस होता है। और माइटोसिस प्रोसेस जब होता है तो प्यूबर्टी के टाइम, तो ये क्या करता है? ये सेल ट्वेन होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, और ये डिवाइड करता है। तो डिवाइड करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। उसके बाद क्या होता है? इसका ग्रोथ होता है, इस सेल का क्या होता है? ग्रोथ होता है थोड़ा, और जब ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। उसके बाद क्या होता है? जब ये ग्रोथ होता है तो बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब ग्रोथ होने के बाद क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है? डिवाइड करता है। जब डिवाइड करता है तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो अब यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो डिप्लॉयड कंडीशन है 2n है, ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब 2n था, यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, तो 2n किस में चेंज हो जाएगा? n में, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इन होता है, और फिर यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम लोग मियोसिस सेकेंड भी कहते हैं। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, और जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो ये फिर से एनएन बना लेता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं। और ये सेल क्या बन जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स हो गया, ये क्या है? स्पर्मेटिड्स है। और ये स्पर्मेटिड्स चेंज किस में होता है? इसका फिर इसमें डिफरेंशिएशन होता है, और इसमें डिफरेंशिएशन या मेटामॉर्फोसिस होता है। और मेटामॉर्फोसिस जब होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है, और यही स्पर्मेटोजोआ को हम बोलते हैं स्पर्म। तो ये कितने स्पर्म बन गए? 4 स्पर्म बन गए। तो एक सेल से एक स्पर्मेटोगोनिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डिवीजन होगा, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने स्पर्म? 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने? 4 स्पर्म बने। तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस देखें। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से लेके और यहाँ पे स्पर्मेटिड तक जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। लेकिन जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बना तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस। और एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन प्रोसेस क्या है? स्पर्मिएशन प्रोसेस में क्या होता है जी कि जब स्पर्म बन जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो वहां से रिलीज होता है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन प्रोसेस। तो स्पर्मिएशन प्रोसेस कब होगा? जब स्पर्म पूरी तरीके से बन जाएगा और वहां से रिलीज होगा, रेटेड टेस्टिस में जाएगा। रेटेड टेस्टिस से कहाँ जाएगा? वासा डिफरेंशिया में जाएगा। फिर वहां से कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस में जाएगा। और फिर वहां से कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस में जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे ये 3 जो ये टर्म मैंने बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिएशन पूछ लेता है, और स्पर्मियोजेनेसिस भी पूछ लेता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस।
और अभी हम भी देखेंगे यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो यहाँ बात करते हैं, पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और किसका हम देखेंगे, किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। हम बात की थे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसमें टू टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे, और ये पहला सेल से हमारा क्या है, सर्टोली सेल है। दूसरा क्या है, इस मेल जर्म सेल्स, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या करता है, ये क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। और ये सर्टोली सेल क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इस स्पर्म को क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। तो यहाँ पे ये जो मेल जर्म सेल्स है, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है, ये फिर स्पर्मेटिड्स में चेंज हो जाता है, और फिर यही स्पर्मेटिड्स क्या होता है, स्पर्म बनाता है, ठीक है, ये एक स्पर्म बन गया। तो जो ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो पेरीफेरी से सेंट्रल टाइप हो रहा है, पेरीफेरी से लेके और सेंट्रल के तरफ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये स्पर्म क्या करता है, ये स्पर्म यहाँ पे सर्टोली सेल के पास जाता है, ठीक है, और सर्टोली सेल से क्या लेता रहता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है। यहाँ से पे क्या करता रहेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा, इसको ये भोजन यहाँ पे मिल रहा है, और फिर यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, और इसका वर्क कहाँ पे होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे होता है। ये अपना वर्क इंटीरियर पिट्यूटरी पे करता है, और ये इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। और गोनाडोट्रोपिन में हम देखेंगे कि एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, सिक्रेट करता है। और इस एफएसएच की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे वर्क करता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे अपना वर्क करता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे ये एफएसएच क्या करेगा, अपना वर्क करेगा, और उसमें किसमें, जर्म सेल पे, ठीक है। जर्म सेल में क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा जर्म सेल को, तो स्पर्म बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे सर्टोली सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं नर्स सेल भी बोलते हैं। और सर्टोली सेल क्या करेगा, एक इनहिबिन और एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये फैक्टर रिलीज करता है। तो ये क्या करता है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये हेल्प कराता है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन में। यहाँ देखते हैं कि ये ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो वर्क करता है लेडिंग सेल्स पे, और लेडिंग सेल्स से क्या रिलीज होता है, क्या सीक्रेट होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एंड्रोजन्स का, जो कि क्या है, जो कि टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, और ये टेस्टोस्टेरोन में के फॉर्मेशन में ये जो क्या एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करता है, हेल्प कराता है। तो ये था हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर स्पर्म की, और ये है, अगर हम मैन की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो स्पून शेप्ड होता है। कैसा होता है, स्पून शेप्ड होता है। और वन इजेकुलेशन की बात करते हैं, अगर एक बार इजेकुलेशन होता है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। वन इजेकुलेशन होता है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट होते हैं, और उसमें से अगर 60% की बात करते हैं तो 60% जो स्पर्म होते हैं वो मतलब उनका जो शेप होता है वो अच्छा होता है, बढ़िया होता है। लेकिन उसमें से भी 40% की अगर बात करते हैं तो 40% की मोटिलिटी जो होती है वो काफी अच्छी होती है। मोटिलिटी मतलब काफी ये मूवमेंट कर पाते हैं, बहुत तेजी से ये इनको पहुंचना होता है फीमेल के जेनेटलियर ट्रैक्ट में, और वहां पे ये मूव करते हुए जाते हैं। इनकी मोटिलिटी काफी अच्छी होती है। 40% स्पर्म की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्पर्म, ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैंने ये बनाया है, रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसिस। ये है हमारा न्यूक्लियस स्पर्म, और ये स्पर्म का जो ये है क्या है, हेड है, ये हेड दिख रहा है, और इस हेड में है न्यूक्लियस। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो ठे सेंट्रियोल, इसको हम लोग बोलते हैं, पहले वाले को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और यहाँ पे जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल।
ये सेंट्रोल क्या करता है, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रोल की अगर बात करते हैं, तो जब ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, एग को पेनिट्रेट करता है, तो जो सेकेंडरी साइट होती है उसमें ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल चला जाता है। ये है नेक स्पर्म का, और ये है नेवेन, इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये जो रेड है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है, उसी को बोलते हैं नेवेन कर्व। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस टेल, जो टेल है, टेल का जो मूवमेंट है, ठीक है, तो उसमें जो इसकी ये टेल मूवमेंट करता रहता है, उसमें इस माइटोकॉन्ड्रिया का बड़ा ही रोल होता है। ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि टेल क्या कर पाए, मूव कर पाए, मूवमेंट कर पाए। और जब मूवमेंट करेगा तो ये बहुत फास्ट क्या करेगा, स्पर्म मूव करेगा। तो ये था एक स्पर्म का डायग्राम। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और मैं आप लोग के सामने ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।